तो वो जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, वो छोटे छोटे रियासतों में थे और वहाँ पर शासक, वहाँ छोटे छोटे राजा चला रहे थे अपना शासन, उन्हें रियासत कहा जा रहा है। तो स्वतंत्रता से पहले भारत में कितनी रियासतें थी? 565। कुल मिला के कितनी रियासतें? 565 रियासतें। इतनी रियासतें थी। ठीक। अब जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज, हम आगे पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तो अंग्रेज अधिनियम एक्ट पारित कर शासन करते थे। तो अंग्रेजों का जो आखिरी अधिनियम था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो अंतिम, क्योंकि उसके बाद हम आजाद हो गए, है ना। तो आखिरी अधिनियम वही था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप पढ़ोगे सारे अधिनियम, बाद में पढ़ोगे, वो था। और उसमें क्या व्यवस्था की गई कि भारत स्वतंत्र होगा, भारत की स्वतंत्रता के साथ ये हिस्सा पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान भी अलग हो जाएगा भारत से, और जो ब्रिटिश प्रांत हैं तो उसमें कुछ प्रांत पाकिस्तान को दे दिए गए, कुछ रियासतें पाकिस्तान को दे दी गई कि हाँ भैया ये रियासत और ये प्रांत मिलकर पाकिस्तान बनेगा और बाकी भारत होगा। इन रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई उस एक्ट के तहत, उस अधिनियम के तहत, कि आप चुन लो भैया, आपको पाकिस्तान में शामिल होना है कि आपको भारत में शामिल होना है। ठीक, रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई। प्रांत जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से हाँ ये प्रांत पाकिस्तान होगा, ये प्रांत भारत होगा, लेकिन रियासतों को छूट दी गई कि आप चुन लीजिए भैया कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहोगे कि आप भारत के साथ जाना चाहोगे। तो हुआ ये कि 13 रियासतों ने चुना पाकिस्तान। तो भैया इसमें से घट गई 13 किस में चली गई? पाकिस्तान में चली गई। बचे कितने? 552। इतनी रियासतें बच गई। मतलब इतनी रियासतें भारत में नहीं, इतनी रियासतें भारत में। ठीक। हालांकि बाद में जो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भाई ये तो तय था कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, कोई राजा महाराजा का शासन नहीं होगा, भारत में चुनाव होंगे और सरकार के माध्यम से शासन चलेगा, ये तय था। और ये स्थिति जान रहे कि कितनी रियासतें थी उस समय। 565 में से 13 पाकिस्तान में चली गई, 552 भारत में बची। ठीक, 552 रियासतें भारत में। अब इधर सरदार और 3 रियासतें, 565 में से 13 उधर चली गई, बचा कितना? 552। 552 में से ये 3 रियासतें थी जो बाद में जुड़ी भारत की स्वतंत्रता के बाद। अब ऐसा था कि भारत की स्वतंत्रता से पहले ही ये 552 में से 3 रियासतें छोड़ 549 549 रियासतें उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और वो भारत के साथ विलय कर दिया कि हाँ भैया हम भारत के साथ रहेंगे, विलय हो गया उनका। लेकिन 3 रियासतें थी जो थोड़ी टेढ़ी थी, मतलब उन्होंने स्वतंत्रता से पहले भारतीय संघ में हस्ताक्षर कर विलय नहीं किया। और ये 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक सवाल आएगा आपका। ये 3 क्षेत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में मिलाए गए। तो प्रश्न वो नहीं बनेगा कौन कौन से मिले, वो बोलेगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद वो कौन सी 3 रियासतें थी जो भारत में स्वतंत्रता के बाद मिली। उसमें देखो आप, हैदराबाद एक रियासत थी, जूनागढ़ एक रियासत थी और जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत थी। तो आपसे प्रश्न, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी 3 रियासतें थी जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व भारत में नहीं मिली। वो कौन कौन सी हो गई? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। मतलब ऐसा नहीं कि मिले नहीं, मिलाया गया इनको, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद। उससे पहले 549 वो मिल गए, लेकिन ये 3 आनाकानी कर रहे थे। तो अब देखो कि ये 3 बाद में इसकी कहानियां हैं, लेकिन आप लोगों को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। पीएससी वाले जब अपने स्तर में पढ़ेंगे इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा वो कहानी उनके काम की भी है। बस ये जान लो
कि हैदराबाद और जूनागढ़ जो रियासत थी, यहाँ मुस्लिम शासक थे, यहाँ मुस्लिम शासक थे। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में सिख डोगरा शासक था। जम्मू कश्मीर में जो शासक था वो सिख डोगरा शासक था, ये दोनों में मुसलमान थे। तो इसमें थोड़ी सी एक कहानी है, हालांकि सुन लो, अगर थोड़ा सा लगे तो आप पूछिएगा। इसमें हुआ ये कि स्वतंत्रता थी ना सबको, कि भाई या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तो आप भारत के साथ शामिल हो जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रहो, आप स्वतंत्र रहो। जम्मू कश्मीर का जो शासक था, सिख डोगरा शासक है ना, वो चाहता, वो ये सोच रहा था कि अगर मैं भारत के साथ मिल जाऊं तो साला मेरा शान बान सब चला जाएगा, क्योंकि भारत में तो फिर चुनाव होंगे, सरकार बनेगी, मेरा जो राजपाट है वो चला जाएगा, इसलिए वो शामिल नहीं हो रहा था। ये जो हैदराबाद है ये बोलता था मैं स्वतंत्र रहूंगा, मैं ना भारत के साथ शामिल होऊंगा ना पाकिस्तान के साथ शामिल होऊंगा, है ना। और जूनागढ़ का जो था वो चालाकी से, वो शायद भारत के साथ साइन नहीं किया, लेकिन वो चालाकी से रात में पाकिस्तान के साथ साइन करके मिल गया। अब समस्या क्या थी, देखो समस्या ये थी कि मान लो ये भारत है, जम्मू कश्मीर का तो मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर ऊपर वाला हिस्सा हुआ ना ये, और हैदराबाद यहाँ बीच में है, और जूनागढ़ इधर गुजरात के पास। तो असल में जो जूनागढ़ वाला इलाका था उसमें जो वहाँ जो शासक था मुस्लिम, मेजॉरिटी भी थी मुस्लिम, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू पदाधिकारी थे जो नहीं चाहते थे। तो उन लोगों ने जो है रात ही रात साइन कर लिया। तो खबर थी भारत सरकार को, भारत सरकार ने जबरन जूनागढ़ को मिलाया। अब रही बात हैदराबाद की, तो हैदराबाद भी निजाम का शासन, हैदराबाद में जो शासक होते थे मुस्लिम शासक, उन्हें निजाम कहा जाता है। ये होशियार चंद बोलता था स्वतंत्र रहूंगा। अब अच्छा लगता है कि ये पूरा भारत और बीच में साला विदेश है, ये बीच में ऐसा रहता, मतलब यहाँ से गुजर रहे हैं बीच में, ये हैदराबाद दूसरा देश हो गया, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो हमारे भारत को, पूर्ण भारत को देखते हुए ये महत्वपूर्ण हो गया था कि इसको किसी की तरह भारत में मिलाना चाहिए। ऐसा थोड़ी रहेगा ये सारा पूरा भारत रहेगा बीच में विदेश रहेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बुलावा भेजे, आओ भाई मुलाकात करने, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो सारे जो रियासत है सारे, इनको आप इनसे बातचीत कीजिए, इन्हें भारतीय संघ में साइन करके स्वतंत्रता से पहले, तो ये तो एक नहीं हो रहे थे, स्वतंत्र हो गया भारत, एक नहीं हुए थे, अभी भी तीनों हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुलावा भेजा, तो वो आया अपनी अकड़, हम भी देख लेंगे, हम भी नहीं, हम कोई ताकत हमें गुलाम, वो ऐसे ही सोचते थे कि भारत हमको गुलाम बना लेगा, मतलब वो स्वतंत्र रह के राजपाट में रहना चाहते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला इतना दिन का समय तेरे को, तो डिसीजन ले ले, वो भी हम भी देख लेंगे, हम वो देख लेंगे, बोले चल ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जो क्या था कि जो आर्मी होती है ना, आर्मी का एक कोड होता है, वो उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आर्मी कार्य करती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपनी पुलिस को भेजा, आर्मी के रूप में पुलिस को भेज दिया। सब टैंक लेके पहुंच गए हैदराबाद, बड़ा ताम झाम करके बोल के गया था हम भी देख लेंगे। सुबह कार्रवाई शुरू हुई, शाम तक सरेंडर। तो इस प्रकार पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद का विलय भारत में स्वतंत्रता के बाद करवाया गया। और जूनागढ़ का भी कोई उसी तरह का हाल हुआ, उसी तरह मिलाया गया। अब बारी आई जम्मू कश्मीर की, है ना। और जम्मू कश्मीर का वो मुसलमान शासक नहीं था, वो सिख डोगरा शासक था, है ना। उसका अलग एटीट्यूड था, हम स्वतंत्र रहूंगा, राजा महाराजा की तरह रहा हूँ वैसे ही रहूंगा, ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना भारत के साथ जाऊंगा। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की नज़र, पाकिस्तान को कश्मीर मांग रहा था लेकिन दिया नहीं गया था, पाकिस्तान की नज़र, बुरी नज़र पाकिस्तान की पड़ी हुई थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी सेना और साथ में कुछ कबीले, बहुत बर्बर कबीले पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ करते थे, उनको
आर्मी का ड्रेस पहनाकर शामिल करके हथियार देके इधर घुसपैठ करवा दिया जम्मू कश्मीर। अब ये लोग जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सेना और वो जो कबीला है गुजरता, वहाँ वहाँ स्त्रियों का बलात्कार, गला काट देना, पूरा तबाह करते हुए बढ़ रहे थे इसकी ओर। कौन था उस समय शासक? हरि सिंह। हरि सिंह है ना, जम्मू कश्मीर में शासक उस समय कौन था? हरि सिंह। अब इसको खबर मिलने लगी कि वो सारा वो पाकिस्तानी सेना और वो जो आतंकवादी हैं सेना के भेष में वो घुस आए हैं, घुसते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे तक मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं। अब डर में था क्योंकि जो खबर मिल रही थी उसको कि वो लोग जहां से गुजर रहे हैं उसको मरघट बना दे रहे हैं। अब ये बोला भारत सरकार फोन लगाएगा है ना कि मदद करो। वो बोला देखो भैया ये तो आपस का मामला है और हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? हम बीच में कूदेंगे तो ये वॉर क्राइम हो जाएगा। हमारा क्या मतलब, तुम हमारा थोड़ी हो। वो भी अब बेचारा फंस गया तो मेरी मदद कौन करे? एक वही है जो भारत सरकार कर सकती है। भारत सरकार अपना गेम खेले। देखो भैया तुम साइन कर लेते हो, हमें तुम भारत में शामिल हो जाते हो तो तुम हमारे हिस्से हो जाओ। फिर तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय मंच पे कोई भी नहीं बोल पाएगा कि हमने अपराध किया। तब तक हम अपने क्षेत्र को डिफेंड करने के लिए कार्रवाई करेंगे। अब वो फंस गया साला। वो बोले साला इधर ये लोग नहीं छोड़ेंगे साले, और इधर भारत सरकार मदद तभी करेगी जब मैं साइन करके भारत का अंग बन जाऊंगा। तो बड़ा ये वो सोच विचार करते थोड़ा डंडा लेना पड़ा। ठीक है मैं तैयार हूँ, मेरे को बचाओ पहले ही से, है ना। रात्रि का समय था। बोले ठीक है बस हम अपना अधिकारी भेज रहे हैं। वो मैंने उस समय सेक्रेटरी था, उतना अपने को जरूरत नहीं है। उसको भेजा गया, चार है ना, प्राइवेट प्लेन से पहुंचा। हाँ भाई देखो साइन करोगे? तो बोला यार मैं साइन करूंगा, भारतीय सेना पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो लोग तड़के तक पहुंच जाएंगे यहाँ, और साले वो यहाँ पहुंच गए मतलब मुझे मारे बिना छोड़ेंगे नहीं, है ना। और तुम चिंता मत करो, साइन तो करो। साइन हुआ, उधर से ट्रम्प कॉल गया कि हाँ भैया जम्मू कश्मीर हो गया, भारत का अंग हो चुका है। उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। फिर भी उसको यकीन नहीं था कि इस मौसम में भारतीय वायुसेना पहुंच पाएगी इतनी जल्दी। रात में सोते समय अपने सेक्रेटरी को एक रिवॉल्वर में गोली भर के दिया। बोला देख या तो तड़के भारतीय सेना हमारी मदद को पहुंचेगी या तो वो साले पहुंच जाएंगे। भारतीय सेना पहुंची तो ठीक है, और वो लोग पहुंच गए तो इससे पहले कि वो मेरा बोटी बोटी करे तो मेरे को नींद में उठने से पहले गोली मार देना। अपने सेक्रेटरी को रिवॉल्वर दिया गोली भर के कि मैं अगर सुबह आँख खुलने से पहले अगर भारतीय सेना नहीं पहुंची तो मुझे गोली मार देना। ऐसा बोलकर वो उस रात सोया, लेकिन भारतीय सेना तड़के पहुंच गई और फिर पाकिस्तानी पूरे उनको खदेड़ गए, और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत का अंग। तो ये तीन आपको क्या याद रखना है? वो तीन रियासतों के नाम याद रखने हैं जो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय हुए। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। सरदार वल्लभ हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया हैदराबाद, और जो पुलिस कार्रवाई चली थी उसका नाम था ऑपरेशन पोला, नहीं है पोलो है, ऑपरेशन पोलो। ये भी एक प्रश्न है आपका। हैदराबाद का विलय में जो पुलिस कार्रवाई चली थी उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ किस माध्यम से हुआ? जनमत संग्रह। वहां के लोगों ने लोगों की इच्छा अनुसार जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। ये हो गया। दोनों में योगदान किसका, किसके प्रयासों से ये भारत में विलय हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर किसके प्रयासों से? जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से। विलय पत्र पर हस्ताक्षर। आपसे पूछेगा कि भाई इनमें से किस रियासत का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुआ है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, कब हुआ? देख लो डेट, लटके झटके पूछ सकता है। 26 अक्टूबर 1947। हम तो अगस्त में आजाद हो गए थे ना, बाद में हुआ नहीं। ठीक, तो ये आपको इतनी चीजें यहाँ से बिल्कुल याद रखनी किसी भी एग्जाम की।
संप्रभु राष्ट्र होने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। भारत कैसा राष्ट्र है? एक संप्रभु। ये सारी विशेषताएं हम पढ़ेंगे जब क्रियान्वयन में आएंगे ना, तब पढ़ेंगे, वहां से बढ़ते हुए। भारत संप्रभु। भारत कैसा राष्ट्र है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? हम अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के लिए किसी पर निर्भर नहीं, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए हम निर्णय लेंगे, हम किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेंगे। तो भारत कैसा राष्ट्र है? एक संप्रभु राष्ट्र है। और संप्रभु राष्ट्र होने के नाते जो नियम बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो ये है कि भारत अधिग्रहण भी कर सकता है कुछ क्षेत्रों को और भारत में शामिल कर सकता है। मतलब युद्ध में जीत ले या फिर खरीद ले, किसी को पैसा दे दे और वो अपना क्षेत्र बेच दे, वो। अब देखो, अधिग्रहण से मतलब क्या? सत्तांतरण होगा, सत्ता का हस्तांतरण हो गया तो भारत का क्षेत्र हो सकता है। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, मतलब भारत में किसी ने बेच दिया अपना क्षेत्र, तो वो हो सकता है जीत या हार का, है ना। मतलब अगर हमने जीत लिया किसी क्षेत्र को युद्ध में तो वह हार हो गया। ठीक, ये आप नहीं पूछेंगे इतना। और राज्य पुनर्गठन आयोग, अब कैसे भाई? जब भारत आजाद हुआ तो राज्य थोड़ी था, जैसे आप छत्तीसगढ़, हरियाणा आज राज्य देख रहे हो, वैसा नहीं था बिल्कुल, है ना। जितने भी ब्रिटिश प्रांत और रियासत भारत का अंग बने तो उन्होंने क्या किया था? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में क्षेत्रों को बांट दिया, लेकिन वो राज्य नहीं कहलाते। अब हुआ ये कि सबसे पहला मतलब मांगे उठने लगी कि भाई अब भारत तो स्वतंत्र हो गया, अब जो भारत के क्षेत्र जो भी रियासत और प्रांत शामिल हैं, अब उन्हें पुनर्गठन किया जाए फिर से। तो सबसे पहले जून 1948 में एस.के. धर आयोग बनाया गया। केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया, एस.के. धर। उसके मुखिया कौन थे? एस.के. धर। ये भारतीय प्रांतीय आयोग था। इसको जिम्मेदारी दी गई केंद्र सरकार ने कि भैया तुम अध्ययन करो और ये बताओ कि ये जो भारत स्वतंत्र भारत के जो क्षेत्र हैं, इनको किस तरह पुनर्गठन किया जा सकता है ना। किस तरह इनका पुनर्गठन किया जाए, फिर से इनको राज्यों में बांटा जाए। तो एस.के. धर आयोग ने सुझाव दिया अध्ययन के बाद कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया, है ना। और भाषाई, भारतीय नहीं है ये, भाषाई है ना, ये क्या है? भाषाई आधार को नकार दिया। देखो हुआ ये कि स्वतंत्रता के बाद से ही मांगे उठती रही देश में कि भाई इतने भाषा बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो इनका कहना था कि भाई गुजराती जो बोलने वाले क्षेत्र हैं उनको आप एक राज्य बना दो गुजरातियों का, मलयाली बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक राज्य बना दो, तेलुगु बोलने वाले हैं उनके लिए अलग राज्य बना दो। मतलब इस प्रकार की राजनीति भारत की स्वतंत्रता के साथ शुरू हुई। अब समस्या ये थी कि भारत की नींव क्या थी? भारत जो है विभिन्न परंपराओं, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न भाषा बोली वाला देश था, और भारत में ये एकता के सूत्र में पिरोता भी था। मतलब इतनी विविधताएं होते हुए भी भारत एक था। अब समस्या ये थी कि साला हर एक भाषा बोलने वाले के लिए अलग राज्य बना, तो इस प्रकार से सब अलग थलग हो जाएंगे और ये भारत की अखंडता और एकता के लिए ठीक है नहीं। लेकिन फिर भी मांगे उठ रही थी, तो केंद्र सरकार ने सबसे पहला आयोग जो बनाया वो क्या था, क्या कहलाता है? एस.के. धर आयोग। झटके झटके आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पहला राज्य पुनर्गठन आयोग की हिस्ट्री शुरू होती है। तो सबसे पहले जो आयोग का गठन हुआ, जिसे हम प्रांतीय, क्योंकि उस समय प्रांतों में था, ब्रिटिश प्रांत था ना, तो प्रांतों में बटा था, तो इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रांतीय आयोग। तो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? एस.के. धर। कब बनाया गया? जून 1948। ठीक। और इन्होंने अध्ययन करके सुझाव क्या दिया? बोला कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने नकार दिया भाषा के आधार पर, लेकिन इन्होंने बोला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है ना। तो बात नहीं बनी। फिर दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति बनी,
बिना, ये समिति का खासियत क्या है कि इसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं था। ये कब बना? दिसंबर 1948। पहला आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जून 1948 कौन सा आयोग? एस के तहत भारतीय प्रांतीय आयोग बना। बात नहीं बनी। इन्होंने भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, जैसे मान लो कोई क्षेत्र बहुत बड़ा है तो भाई उसको दो भागों में अलग अलग बांट दो ताकि प्रशासन में सुविधा हो। इस तरीके से देश का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं। भाषा के आधार पर करोगे तो सब अलग थलग, फिर अखंड भारत जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। नकार दिया। फिर उसी साल दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन हुआ। 3 लोग थे जेवीपी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामन। पूछ लेगा आपसे जेवीपी समिति के वो 3 सदस्य कौन थे? ये है, याद रहेगा ऐसे। जेवीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामन। दिख रहा है नीचे नाम? आपसे पूछेगा। जेवीपी समिति कौन से वर्ष में गठित हुई? 1948। जेवीपी समिति में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामन। एक प्रश्न बन गया। अब इन्होंने भी क्या सुझाव दिए? देखो, भाषा को राज्यों को पुनर्गठन के आधार में अस्वीकार कर दी। इन्होंने भी बोला, इस समिति ने भी अध्ययन कर पाया कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। अब इसी दौरान हुआ क्या कि भारत प्रांतों में बटा था ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अभी भारत किस में है? प्रांत में बटा हुआ है। राज्य नहीं बने अभी, प्रांत में। अभी हुआ क्या? अब भारत का नक्शा तो जानते हो आप, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ये पूरा मद्रास सही जो दिख रहा है। हाँ, मद्रास राज्य नहीं भाई, तमिलनाडु। उस अभी तो तमिलनाडु राज्य है ना। हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें। एक तरह से प्रांतीय था, इतना बड़ा था। अब समस्या क्या थी? देखो, मद्रास के आधे ऊपर वाले लोग, अरे सर, आधे लोग ऊपर वाले क्या बोलते थे? तेलुगु बोलते थे, नीचे तमिल बोलते थे। ये अलग था, ये मैसूर अलग था ना, मैसूरी अलग है। ये जो हरा हरा दिख रहा है ये मद्रास, इतना लंबा था। आधे लोग ऊपर वाले तेलुगु बोलते थे, नीचे वाले तमिल बोलते थे। हालांकि दोनों ही इडिंग बिडिंग बोलते थे। अपने लिए तो इडिंग बिडिंग है ना, अपने लिए सबके फ्रेश की तरह उनका जब देखना बोलते हैं कैसे जीव एकदम तेजी से ऐसे फ्लिक करता है, अपना से लिए संभव नहीं है ना। अब दोनों ही करिए, दोनों ही इडिंग बिडिंग बोलते थे, लेकिन साले दोनों ही आपस में साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय भाषा के आधार पर अपने आप को सुपीरियर घोषित करने में लगे रहते हैं। वी तेलुगु, वी आर सुपीरियर देन यू। उधर बोलते हैं ना, वी तमिलियंस, वी आर सुपीरियर देन एनीबॉडी एल्स। दोनों साले झगड़ा कर। अभी तो लंबे समय से स्वतंत्रता के बाद ये लोग भी मांग करते थे, नहीं भैया हम तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य बनाओ, अलग करो हमको। ठीक, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र में एक नेता पैदा हो गया जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु ये नेता पैदा हुआ। ये बोला मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ये डिक्लेयर कर दिया होशियारी में कि मैं आमरण अनशन करूंगा जब तक भारत सरकार तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक राज्य न बना दे। ये अनशन पर बैठ गया। ये सोच के बैठा होगा कि मैं भाई तेलुगु लोगों के लिए अनशन पर बैठूंगा, लोग मेरे को मरने नहीं देंगे, मैं हीरो बन जाऊंगा, है ना। गुपचुप तरीके से जूस दूध पिलाते रहेंगे, जिंदा रहूंगा। लेकिन लोग ज़्यादा होशियार निकल गए। वो लोग बोले साला ये मरेगा तभी बनेगा।
है ना, तो चाहता भी होगा कि मेरे को जूस दूध कुछ देते रहे, जिंदा रखे, और बोले ना 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 तेरा मरना जरूरी। वो पटपटा के 53 दिन बाद मर गया, पोटी पटपटा के चल गया। अब पोटी चल दिया तो लोगों को बहाना मिल गया, हमारा नेता मर गया, दंगे होने लगे। अब केंद्र सरकार जो थी उस समय दबाव में आ गई। दबाव में आ गई तो आनंद फानन में कि दंगे और न भड़क जाए, 1953 में आंध्र प्रदेश, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को एक राज्य बना दिया, तब इससे अलग कर ऊपर वाले से, है ना। कब बना आंध्र प्रदेश? 1953 में। मतलब भाषाई आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953। अब 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया, दबाव हो गया था ना, पोटी राम चल बसा। अब जब आंध्र प्रदेश बना दिया तो बाकी लोग हल्ला मचा रहे, हमारा भाटा थोड़ी बूझा था, हम बन पर राज्य बना, हम बन मांग करा था। अब साला केंद्र सरकार और दबाव में आ गई कि आंध्र प्रदेश को बना दिए हैं, बाकी लोग तो शांत बैठेंगे। तो भारत सरकार ने 1953 में ही एक और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। एक राज्य पुनर्गठन आयोग, कौन सा था ये? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, है ना। इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, कुंजरू, के.एम. पनिक्कर, मैं नाम शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपके नोट्स में है। पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर और कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष कौन था? मेन फजल। तो जो आयोग का चाहे जितने सदस्य हो, जो अध्यक्ष होता है, कई बार उस आयोग को अपन उस अध्यक्ष के नाम से बुलाते हैं। 1953 का राज्य पुनर्गठन आयोग बोल लीजिए, या फिर फजल अली आयोग बोल लीजिए, बातें की। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। 2 अन्य सदस्य कौन थे? कुंजरू और, ऐसा भी बन सकता है, तो ये याद रहना चाहिए। इस आयोग को, अब केंद्र आयोग ने इस आयोग को जिम्मा सौंपा कि देखो भाई तुम अध्ययन करो कि राज्यों का मांग हो रही है, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इन्होंने, इस फजल अली आयोग ने 1955 में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? रिपोर्ट कब दी? 1955। और इसी फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, सिफारिश पर पहली बार नवंबर 1956 में देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। एक और सवाल, देश में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956, नवंबर 1956। किस आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग 1953 में जो बनी थी उसकी सिफारिश पर। ठीक, अपनी अनुशंसा में इसने कहा क्या? इन्होंने क्या बोला? ठीक है भाई, भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, सुझाव में इसने हाँ बोल दिया। लेकिन बोला, ये भी बोला साथ में, एक भाषा एक राज्य वाली थियरी नकार दिया। बोले देखो भाई, कुछ हद तक भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन हर एक भाषा के लिए एक राज्य बनाना ये देश की अखंडता के लिए खतरनाक है ना। तो अब इसकी सिफारिश को ध्यान देना, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य, ये वाली थियरी इसने नकार दी। इसी की सिफारिश पर 1956 में पूरे देश का पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन के पश्चात कितने राज्य बनाए गए पूरे भारत में? 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। तो आपको अब तक की कहानी में आपको देखिए एकदम पिन पॉइंट क्या क्या है। देश में सबसे पहले पुनर्गठन करने के लिए क्या बना, कौन क्या गठित हुआ? प्रांतीय, भारतीय प्रांतीय आयोग, क्योंकि उस समय प्रांत था ना। क्या बना? भारतीय प्रांतीय आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एस के वर्ष जून 1998। इस आयोग ने भाषा के आधार को स्वीकार कर दिया।
फिर उसी वर्ष दिसंबर में एक और समिति बनी, आयोग नहीं, क्या बनी, समिति। क्या समिति का नाम क्या था, जेवीपी समिति। इस जेवीपी समिति में कौन कौन थे, ठीक, इसने भी भाषा के आधार पर स्वीकार कर दिया, ठीक। फिर तीसरी घटना 1953 में हो गई। 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य के लिए धरने पर कौन बैठ गया, और निपट गया तो दबाव आ गया केंद्र सरकार पे। इसीलिए दबाव में 1953 में ही भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश, 1953। और 1953 में ही केंद्र सरकार ने दबाव में एक और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे, 2 अन्य सदस्य। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी, 1955। और इस आयोग ने की सिफारिश पर देश में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, 1956, नवंबर 1956। नवंबर 1956 में जब देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य बनाए गए, कितने संघ शासित प्रदेश बनाए गए, 6, ठीक। हमारा पापा मध्य प्रदेश इस 14 में था, है ना। एक ऐसी ही जानकारी, हमारे पापा है मध्य प्रदेश, वो इन 14 राज्यों में एक राज्य उसी समय बन गए थे, ठीक। अच्छा, एक संविधान संशोधन भी हुआ ना। ये संविधान संशोधन लटके झटके आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब ये संविधान संशोधन को समझो, क्यों हुआ ये, इसी से संबंधित है ना। क्या हुआ कि भाई 1956 से पहले भारत के जितने भी क्षेत्र थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में बटे हुए थे। ये बटा हुआ था और ये संविधान के कौन से भाग में था, ये भाग 7। किसमें था, भाग 7, ठीक, भाग 7 में था ये। अब 1956 में तो राज्यों का पूरा पुनर्गठन हो गया। अब तो साफ साफ क्लियर हो गया भैया, 14 राज्य होंगे, 6 संघ शासित प्रदेश होंगे, इनकी जरूरत नहीं है। तो इस संविधान संशोधन द्वारा, 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को खाली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, खाली। इसकी विषय वस्तु को हटा दिया गया संविधान से, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब भारत के जो क्षेत्र ग्रुप है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में जो बटे, उसकी जरूरत ही नहीं है। ध्यान रहे कि आप ये नहीं बोल सकते कि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया है, ये नहीं बोल सकते आप। भाग 7 आज भी है, लेकिन खाली है, कि भविष्य में कभी कोई जरूरत पड़े तो उसमें कुछ डाला जा सके। भाग 7 हटाया नहीं गया है। अगर हटा दिया गया होता तो मैं क्या बोलता, वर्तमान में 21 भाग है, ये बोलना पड़ता। लेकिन आज भी हम क्या बोलते हैं, मूल संविधान में भी 22 था और वर्तमान में भी 22 है। वो इसीलिए बोलते हैं कि भाग 7 आज भी संविधान में है, लेकिन वो खाली है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या हुआ, भाग 7 से निरसित कर दिया गया। एक टर्म इस्तेमाल करेगा हिंदी में, क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। इसी को सामान्य भाषा में मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली, ठीक है। बात क्लियर है यार। तो आजकल जो है, आई एम कमिंग फ्रॉम नेचर्स कॉल। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। एक और संविधान संशोधन झटके झटके आपसे पूछा जा सकता है, चांसेस हालांकि कम है, लेकिन 10% वाले पे, कि 9वां संविधान संशोधन 1960। आपको पता है कि पाकिस्तान जो बना, पता है कि नहीं पता है, एक उधर वाला पाकिस्तान, आपको आज जो पाकिस्तान दिखता है याद है ना, जो उधर पोमेरियन कुत्ते की तरह नक्शा ऐसे दिखता है, देखो इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन शुरुआत में किसके जैसे?
ये देखो पोमेरियन कुकुर जैसी नहीं दिखा, ये देख रहा नहीं लगा था कुकुर बैठी। ये देख ये पोमेरियन कुकुर ये देख बैठी है ना। तो पहले क्या था कि आज पाकिस्तान केवल इधर है ना, आज हम लोग जिसको बांग्लादेश बोलते हैं जो उधर है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ये और वो था, दोनों पाकिस्तान है ना। वो मांग रहा था जम्मू कश्मीर और ये सब पंजाब रीजन, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया, तो ये एग्रीमेंट हुआ कि वो तुमने लो। समस्या ये थी कि अब क्या समस्या हुआ कि वो जो बांग्लादेश बना था वहाँ हिंदू बांग्लादेशी भी रहते थे और मुस्लिम देश जानते हो, पाकिस्तान एक मुस्लिम घोषित मुस्लिम देश है। तो ये क्या करते थे कि पाकिस्तानी आर्मियों ने बांग्लादेश में ना अत्याचार करने शुरू किए, जो हिंदू बांग्लादेशी थे उनके साथ अत्याचार करना शुरू किया, वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार, कभी दिन में काट देना, ये वो सब अत्याचार चलने लगा। तो वहाँ पर अब जहाँ भी अत्याचार होगा तो वहाँ के कुछ पुरुष एक संगठन बनाएंगे अत्याचार के खिलाफ। तो बांग्ला आजाद फौज एक बड़ी, अब इन लोगों का अत्याचार बढ़ता चला गया, तो बांग्लादेशी जो थे वो जो हिंदू अपनी जान बचा कर ये असम के रास्ते, कुछ असम में, कुछ बंगाल, जो हमारा बंगाल, उस बंगाल में आके बसने लगे, है ना। देखो बंगाल ये था, पूरा बंगाल ये था पहले, अब ये वाला हिस्सा कौन क्या हो गया, पूर्वी और ये पश्चिम, तो ये पूर्वी बंगाल तो बांग्लादेश बन गया, इसीलिए वहां पर पूर्वी बंगाल लिखा है। और चूंकि बंगाल का ये हिस्सा जो भारत में है ये पश्चिम हिस्सा था, इसीलिए पश्चिम बंगाल बोलते हैं। पता था ये कभी कि पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्यों भाई फोकट में क्यों बंगाल क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते कि पहले बंगाल पूरा इतना बड़ा था, इसको काट के ये वाला पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान बन गया, पश्चिमी हिस्सा भारत में रहा। कई बार सवाल उठता है कि काहे को तुम पश्चिम बंगाल बोलते हो? भाई पश्चिम हटा के केवल बंगाल क्यों नहीं कर देते, भारत का बंगाल? क्योंकि जब भी पश्चिम बोलोगे तो याद आएगा बंगाल काट के उधर दे दिए, इसी तो ये बात है। तो ये लोग असम बांग्लादेश में जान बचाकर 1971 में हुआ था, फिर भारत सरकार से मदद मांगी, गुहार लगाई इन लोगों ने, तो भारत सरकार ने आर्मी भेज दी अपनी बांग्लादेश में, तो युद्ध शुरू हो गया, उसी को बोलते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। और फिर भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करा के एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश भारत की वजह से बना, है ना। तो ये स्थिति थी, और वही समय ऐसा था कि जो है पूरी बांग्लादेशी जो सेना है सरेंडर कर दिया था उन लोगों ने। जितनी बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं वो केवल बातें होती हैं, जब भारतीय सेना वहाँ कूदी तो इनकी हालत कुकुर जैसे हो गई। और जो है जनरल नियाजी था उस समय पाकिस्तानी सेना का कमांडर, तो उसके साथ सब सरेंडर कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार से ऑफिशियली बाद में 1960 में तो हम लोगों ने पाकिस्तान तो दे दिया था, लेकिन ये जो ऑफिशियली ट्रांसफर जो था ना बेरूबारी संघ केस में, पूरी बंगाल को पाकिस्तान को हस्तांतरण किया गया, इस संविधान संशोधन हुआ। कोई शंका हो तो टोक देना। अब देखो 1956 में 14 राज्य तो बन गए, वो 14 राज्य कौन कौन से थे वो याद रखने की जरूरत नहीं, जो बाद में बने वो याद रखो, उनको छोड़ के बाकी तो 14 राज्य में पहले से बन गए। सबसे पहला 15वां राज्य कौन सा बना? प्रश्न बिल्कुल यहां से बन सकता है कि भारत का 15वां राज्य, क्योंकि 1956 में 14 ही राज्य बने थे, भारत का 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। गुजरात बना, महाराष्ट्र नहीं बना। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक था, तो ऊपर वाला हिस्सा काटकर भारत का 15वां राज्य बना गुजरात। कब बना? 1960। एकदम शॉर्ट में 1960 15वां राज्य गुजरात। कभी पूछ दे कि गुजरात किस राज्य से अलग होकर बना? महाराष्ट्र। तो 1960 में 15वां राज्य गुजरात। फिर 1961 में देखो क्या हुआ,
दादर और नागर हवेली केंद्र शासित राज्य बना। दादर नागर हवेली जानते हो ना किधर है? गुजरात और महाराष्ट्र में मिलाकर, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, दादर नागर हवेली दमन दीव। अब लेकिन उस समय दादर नागर हवेली क्या बना, एक संघ शासित प्रदेश बना। ठीक है, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे कि दादर नागर हवेली जो है, जो 2019 में 2020 में एक संघ शासित, दोनों संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। तो वो डेट इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1900। अच्छा, अब एक कुछ बातें आपको जानने की जरूरत है। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेज भारत देश छोड़कर चले भी गए, लेकिन कुछ क्षेत्र अब भी ऐसे थे जो विदेशियों के कब्जे में थे भारत की आजादी के बाद, है ना। वो क्षेत्र देखो, वो बाद में आजाद हुए, हमने उन्हें बाद में आजाद कराया। एक तो, और ये सारा धुंधला दिख रहा है, ये ठीक। ये देखो, जो भारत की आजादी के बाद भी कब्जे में थे, एक तो ये गोवा, ये है। फिर आप लोगों ने देखा कि एक पुडुचेरी है, जो एक आइलैंड यहाँ है, एक आइलैंड, दो आइलैंड यहाँ है तमिलनाडु की सीमा में, और एक आइलैंड यहाँ। याद है कौन कौन सा आइलैंड है? ऊपर वाला यनम, ऊपर वाला यनम, ये वाला पुडुचेरी, ये वाला कराईकल, ये वाला माहे। प्रश्न बन सकता है ना, केरला के तट पर कौन सा द्वीप है, आंध्र प्रदेश के तट पर कौन सा द्वीप है, तमिलनाडु के तट पर कौन सा द्वीप है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ये पूरा मिलाकर, ये यहाँ पर फ्रांसीसी को कब्जा था, ये इस इलाके में किसका कब्जा था, फ्रांसीसी यहाँ पर पुर्तगाली, यहाँ पर पुर्तगाली का कब्जा। अच्छा, पुर्तगालियों का कब्जा यहाँ भी था। ये देखो, यहाँ पर एक आइलैंड है, महाराष्ट्र में एक आइलैंड है। इस तरह से दीव, दमन, दादर नागर हवेली मिलाकर, गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर आज जो है दमन दीव था, एक दमन दीव और एक दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ओके, नागर हवेली। ये किसके कब्जे में था, पुर्तगाली, ये भी पुर्तगाली कब्जे में। गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये तीनों क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में था और ये फ्रांसीसियों के। ठीक, बाद में हम लोगों ने आजाद कराया इनको, बाद में। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन साले ये नहीं गए छोड़, बाद में आजाद कराया गया इनको ना। तो बाद में जब आजाद कराया गया तो इनको क्या बनाया गया, पहले संघ शासित प्रदेश बनाया गया। देखो इधर, दादर नागर हवेली कौन से वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ, 1914। प्रश्न बिल्कुल बन सकता है ना। दादर नागर हवेली भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र हुआ है, किससे, पुर्तगालियों के कब्जे में था। ये तो याद रहेगा, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा इधर के, ये सब पुर्तगालियों के कब्जे में था। उसमें से दादर नागर हवेली कब आजाद हुआ, 1954। फिर 1962 में आते हैं, गोवा केंद्र शासित राज्य बना। अच्छा, पुर्तगालियों से गोवा 1954 में ये भी स्वतंत्र हुआ ना, एक साथ पुर्तगालियों को भगाए हम लोग। तो 1954 में दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा स्वतंत्र हो गए। तो उसमें से क्या किया गया, 1961 में दादर नगर हवेली को संघ शासित प्रदेश बनाया और 1962 में गोवा और गोवा और दमन। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है, एक तो पुर्तगालियों से
दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा कब आजाद कराया? 1954। 1954 के 1961 में दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। एक वर्ष बाद 1962 में बाकी बचे गोवा और दमन दीव उनको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अभी तक लाइन से 15वां राज्य कब बना? 1960। कौन सा राज्य? गुजरात। 1961 में क्या हुआ? दादर नागर संघ शासित प्रदेश, दादर नागर हवेली संघ शासित प्रदेश। 1962 में गोवा और दमन दीव संघ शासित प्रदेश बना। 3 इवेंट याद रहेगा, चौथे इवेंट को अलग से रखो कि भैया दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? 1954। ये अलग डेटा रखो। अब हम क्रम में आ रहे हैं ना कि कब कौन सा राज्य बना, कब कौन सा संघ शासित प्रदेश बना, इस क्रम को अलग रखो। 1954 को बीच में घुसोड़ोगे तो खिचड़ी हो जाएगा, उसको अलग रखने का ना कि भैया गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव किनके कब्जे में रहा भारत की स्वतंत्रता के बाद भी? पुर्तगाली में। कब आजाद हुआ? 1954। इसको अलग रखो। अब इधर अब राज्य और संघ शासित प्रदेश बनने के क्रम में है। सबसे पहले 1960 में क्या हुआ भैया? 15वां राज्य बना गुजरात। 1961 दादर नागर हवेली संघ शासित प्रदेश। 1962 गोवा और दमन दीव संघ शासित प्रदेश। ये देखो, अच्छा 1961 में हासिल किया था ना। रुको रुको रुको, इस बात को क्लियर रखो। यहां 1954 दादर नागर हवेली, दादर लिख दो शॉर्ट में। 1961 में 1961 में गोवा प्लस दमन दीव एक साथ बोलते हैं अपन ये। और 1961 में ही आजाद हुआ पुडुचेरी, आजाद हुआ पुडुचेरी। ये ऐसे याद, ये याद रखना आजादी था भाई। ये तो पक्का हमको पता है ना। ये इनमें से पुर्तगालियों से कौन कौन सा आजाद हुआ? केवल पुडुचेरी याद रखना फ्रांसीसियों से, और बाकी जो बचे पुर्तगाली। ये इस फैक्ट को अलग रख दो उधर, ठीक। अब आते हैं अपन 1962 में। 1962, ठीक। 1960, 1961, 1962। मतलब 1962 में 3 क्षेत्र संघ शासित प्रदेश बने। 1960 में गुजरात 15वां राज्य बना। 1961 में दादर नागर हवेली संघ शासित प्रदेश बना। 1962 में गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी। हाँ, उस समय पौंडीचेरी था, आज उसका नाम बदल गया, पुडु हो गया, पौंडीचेरी था। ये तीनों संघ शासित प्रदेश बनाए गए, ऐसे याद रहेगा। 1962 में 3 संघ शासित प्रदेश बने। कौन कौन से? गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, ठीक। ओके, ये साला बड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है ये ईयर। या तो इसमें गलत लिखा है या हमारे दिमाग में गलत आ रहा है। चलो मैं इसको बताऊंगा आपको, क्लियर ना। ये वाला अभी फिलहाल ये 4 द्वीप जानते हो आप। आइए अब 1963 में चलते हैं सीधे। 1963 में नागालैंड देश का 16वां राज्य। गुजरात के बाद राज्य यही बना ना, बाकी तो सब संघ शासित बने। 1963 में क्या बना? नागालैंड देश का 16वां राज्य। 1963 16वां राज्य नागालैंड। 1963 में 16वां राज्य नागालैंड, ठीक। फिर से चलते वापस 1960 में 15वां राज्य। 1961 में दादर नागर हवेली संघ शासित प्रदेश। 1962 में 3 संघ शासित प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, पौंडीचेरी ये बने। फिर 1963 में नागालैंड 16वां राज्य, देश का 16वां राज्य। 1963 में नागालैंड देश का 16वां राज्य। अब 1966 में आते हैं।
इतना डिटेल में मत लो आप, केवल शाह आयोग के सुझाव याद रख लेना। हरियाणा 17वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश, पंजाब को काटकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। देखो पहले पंजाब था बड़ा सा ना, पंजाब के टुकड़े ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बना हिमाचल प्रदेश, इधर वाला हिस्सा ये बना हरियाणा, इधर वाला हिस्सा हरियाणा। पंजाब से ही कटकर हिमाचल प्रदेश बना है और हरियाणा बना है ना। तो पंजाब तो पहले से था 14 में। हिमाचल प्रदेश को 1966 में हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश बना, यूटी बना और हरियाणा देश का 17वां राज्य। क्लियर? हाँ नोनी आज राज्य है, लेकिन उस समय पहले संघ शासित प्रदेश बना। बाद में देखोगी आगे, वो देखो 1971 में 18वां राज्य बना, मतलब संघ शासित प्रदेश से हट गया वो राज्य। क्लियर है? ऐसे तो भैया 1966 में 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा। और 1966 में एक और संघ शासित प्रदेश बना, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। क्लियर? कौन सा आयोग इससे संबंधित है? शाह आयोग। आइए फिर चलते हैं 1971। अब हिमाचल प्रदेश जो संघ शासित प्रदेश बना था वो देश का 18वां राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश 1971 में देश का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। 15वां राज्य कौन सा? गुजरात 1960। 16वां राज्य कौन सा? नागालैंड तब 1963। 1963। 17वां राज्य कौन सा? हरियाणा कब? 1966। और 18वां राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश 1971। ऐसे याद रहेगा? ठीक, फिर से एक बार चलते हैं। 1960 में क्या हुआ? गुजरात। 15वां राज्य। 1961 में क्या हुआ? संघ शासित प्रदेश हुआ। 1962 में 3 संघ शासित प्रदेश बने, गोवा, 62 तक क्लियर। 1963 में देश का 16वां राज्य। 1966 में देश का 17वां राज्य हरियाणा। किससे अलग हो गया? 1966 में एक और संघ शासित प्रदेश। फिर देश का 18वां राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। कब बना? 1971। ठीक। 1972 में 3 राज्य में मातृ में वो देखो 1972 वो लिखा है मातृ में ऐसे ही याद रखना कि 1972 में वो जो 8 बहनें हैं ना, उधर ही 3 राज्य बने हैं। वो राज्य तो थोड़ा आइडिया है आपको। तो मातृ में माँ से एक ही राज्य आएगा, उधर से मणिपुरी आएगा माँ से। मिजोरम हो नहीं सकता, नहीं तो मी बोलता मैं, है ना। और एक मेघालय हो नहीं सकता, नहीं तो मैं बोलता। तो पहला वाला माँ से मणिपुर, त्रि से त्रिपुरा ही है उधर, और मैं से मेघालय। तो 1972 में 3 राज्य कौन से बने भैया? मातृ में याद रखें ना, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में 3 राज्य। तो कितने राज्य हो गया? 19, 20, 21 हो गए। 18 हरियाणा था ना, हिमाचल प्रदेश। 19, 20, 21 हो गए। ठीक। इसके बाद हमें पता है 35वां संविधान संशोधन है ना, 1936वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? 22वां ना, पहले 22वां राज्य। तो 1975 तक क्लियर है। जो देखो तो 1960 में क्या हुआ? गुजरात। 1961 में क्या हुआ? 1962 में 1963 में 1966 में राज्य बना और हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश। 1971 फिर 1972 में 3 राज्य मातृ में 3 राज्य मातृ में है ना। फिर 1975 में पहले 7 राज्य बना था ना, वो तो आपको ऐसे ही याद है। 1975 में 22वां राज्य पूर्ण राज्य। यहाँ तक क्लियर है?
सिक्किम को एक फैक्ट है ना 371 एफ में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। एक फैक्ट बाद में जब वहां पहुंचोगे तो समझ जाओगे इसको, बस एक फैक्ट के रूप में याद कर सकते हो। अब 1987 में पहुंचते हैं, सीधे 1975 के बाद 12 साल बाद, कितने साल बाद, 12 साल बाद पहुंचे 1987 में और बनेगा मियरगो। क्या बनेगा? मियरगो। मी से मिजोरम, यही है ना, और से अरुणाचल। देखना यही राज्य आएंगे, अगर ऐसे सोचोगे ना मी से तो मिजोरम ही आएगा पूरे भारत में, और से अरुणाचल ही आएगा, वो से गोवा ही आएगा। 1987 में 3 राज्य बने, 23वां 24वां 25वां। मियरगो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक, ऐसे याद रखना है आपको। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा भारत और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हस्ताक्षर के बाद बनाई। एक प्रश्न पूछा जा सकता है ना, किसके बीच? नेशनल फ्रंट, किसके? भारत सरकार और मिजोरम पूर्ण राज्य का दर्जा, भारत और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच क्या हुआ? मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। ये हस्ताक्षर कर मिजोरम देश का राज्य बना। पूछ सकते हैं लटके झटके, है ना। ये अब 2000 आपको पहले से पता है, 26, 27, 28, 26वां छत्तीसगढ़ बना, 27वां 28वां याद रहेगा। 26, 27, 28 सन 2000, 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो 28 राज्य समझ गए। फिर क्या हुआ? 2014, ये याद रखने की जरूरत नहीं। 2014 में देश का 29वां राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना। किससे कटकर? आंध्र। 29 हो गए। फिर कैसे 28 हो गया वापस? वो जो 14 राज्य बने थे ना, उसमें जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य, भारत का राज्य नहीं। अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ चुका है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, और ये संघ शासित प्रदेश बन गए। इसीलिए राज्य कितने हो गया? 28। ठीक, ये डेट आप याद रख सकते हैं, अक्टूबर 2019। अब भले ये मत रखो अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया। 2 संघ शासित प्रदेश बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख ये नहीं पूछेगा, 20 जिले जो जिले नहीं पूछेगा। लद्दाख की राजधानी, अरे उल्टा कर दिया, लद्दाख की राजधानी ले है ना, उल्टा है ना भाई, ये है और इसका ये। लद्दाख की राजधानी ले और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, श्रीनगर और जम्मू। गर्मी में श्रीनगर और ठंडी में है ना। ये आप लोगों को पता है पहले से, इसलिए मैं वक्त नहीं दे रहा हूँ। फिर देखो 26 जनवरी 2020 में क्या हुआ? पहले जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ गया और संघ शासित प्रदेश बन गया। और जम्मू कश्मीर से पहले कितने संघ शासित प्रदेश हो चुके थे? 7। जम्मू कश्मीर 2 भागों में 2 और बन गया, तो कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन मैं बोलता हूँ 8 संघ शासित प्रदेश। अब वो कैसे हो गए? जनवरी 2020 में दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश कर दिया। छोटे छोटे आइलैंड थे, बोला साला फोकट में 2 संघ शासित प्रदेश बनाए, दिक्कत होती, मिला देते। ठीक, तो ये डेट याद रख सकते हैं। जनवरी 2020 में दमन दीव और दादर नागर हवेली एकीकृत करके एक संघ शासित प्रदेश बने। इस प्रकार संघ शासित प्रदेशों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 8। ये आज की स्थिति। ठीक, और जो नया संघ शासित प्रदेश बना दादर नागर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी बनी दमन। क्लियर है? कभी पूछ दे आपसे कि दमन ये द्वीप किस राज्य के तट पर है? महाराष्ट्र। आपसे ये भी ध्यान रखो, किस राज्य के तट पर है ये? महाराष्ट्र। देखो ये दमन है, इधर दादर नागर हवेली इधर, ऐसा है, ये दीव है।
हवेली आइलैंड्स। अब देखिए, ये जो दिख रहा है ना गलत है, मैं क्लियर समझा रहा हूँ। मतलब ये क्या करता था पहले, पहले दीव एक यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर एक आइलैंड है, ये है दीव, और दमन यहाँ था, दमन यहाँ था, ठीक। अब क्या कर दिया इसको भैया, अब इसको ये दीव यहाँ हो गया, यहाँ पे इधर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में इधर पे और थोड़ा सा इधर में दादर नगर है, समझ गए आइलैंड? नहीं समझे? दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इसमें क्लियर दिखाया आपको। हाँ ये देखो, ये देखो, ये इधर पे दीव कहाँ है, यहाँ। दमन कहाँ है, ये देखो यहाँ है। दादर नगर हवेली का है उसके नीचे, ये देखो यहाँ। अभी मैं जो हाल फिलहाल में पढ़ाया उसके हिसाब से, ओह सॉरी, ठीक, गड़बड़ हो रहा है। दमन गुजरात में, दीव और दमन कहाँ है, गुजरात, और दादर नगर हवेली नीचे महाराष्ट्र। तो ये पूछ सकता है आपसे ना, द्वीप कौन सा द्वीप कौन से राज्य के तट पर है, दीव और दमन, दीव यहाँ पर नीचे और दमन इधर, और दादर नगर हवेली इधर। ऐसे याद रखना, ये भी लोग सोचते नहीं है लेकिन प्रश्न बन जाएगा, ठीक। मेरे दिमाग में एक और चीज मिक्स हो रहा, तो इस प्रकार खत्म हुआ ये भाग एक। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक और देखो, अभी लेटेस्ट में जो संविधान संशोधन हुआ, याद रखना आपको, 100वां संविधान संशोधन अभी 2015, याद रहना चाहिए बिल्कुल। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि भाई वो आपको पता है ना, वही जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, तो इसी दौरान 1971 में बहुत सारे बांग्लादेशी अपनी जान बचाने के लिए असम पश्चिम बंगाल इधर आके बस गए, इलीगल रूप से, इलीगली कहलाते हैं ना, हमारे नागरिक नहीं। तो लगभग ना बांग्लादेशी जो थे हिंदू थे, वो लगभग बॉर्डर में बंगाल में 111 बस्तियां बना के रहने लगे। भारत सरकार ने भी नहीं बोला, उनको पता था बांग्लादेशी भाग के आ रहे, लेकिन हमारे तो है, आखिर हमसे ही निकला है पाकिस्तान, बेटा है हमारा, भले आवारा हुआ तो क्या हुआ, बेटा है। तो और वो जो भाग के आ रहे थे, अपनी जान बचा के आ रहे थे, तो भारत सरकार ने भी उनको रहने दिया। तो लगभग 111 बस्तियां अवैध रूप से वो बंगाल में बस गए, है ना। और ऐसा नहीं है, हमारे इधर के भी लोग सब नात रिश्तेदारी थी इधर उधर, 51 बस्तियां भारतीय उधर बस गए बांग्लादेश की सीमा में। तो विवाद चल रहा था, सीमा विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा था। तो क्या किया गया, दोनों ने आपस में समझौता किया, एक काम करते हैं, ये जो 111 बस्तियां हमारे इधर है हम तुमको दे देते हैं, और जो 51 बस्तियां भारतीयों की उधर है वो हम ले लेते हैं, भूमि विवाद समाप्त करते हैं। अब भाई भारत क्षेत्र में बसे हुए 111 बस्तियां हम बांग्लादेश को देंगे, भारत के उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन होगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ, और इसके तहत क्या हुआ देखो, भारत ने कितने क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, 111, और भारत ने बांग्लादेश ने कितने क्षेत्र भारत को दिए, देखो उल्टा हो गया, और बांग्लादेश ने कितने क्षेत्र दिए भारत को, ये हुआ है वो उल्टा है, वो इधर होगा। 51 भारत ने कितने दिए, 111,
और भारत ने बांग्लादेश से लिए कितने? 51। याद रखना ज्यादा, अब भी हम ज्यादा दिए है ना। ठीक, इस संशोधन के तहत कुछ भूभाग का अदला बदली कर सीमा विवाद समाप्त। ठीक, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096। ज्योग्राफी पढ़े हो, लेकिन अब यही कूट में, मतलब अब तो पीएससी में बनाएगा, आप लोगों में कूट में नहीं आएगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि इस सीमा समझौते के चलते कितने राज्यों की सीमा में परिवर्तन हुआ? एक प्रश्न बनेगा। केवल बांग्लादेश में आके थोड़ी बसे, असम में भी बसे, कुछ लोग और राज्यों में जाके बसे। तो भाई सीमा में परिवर्तन हुआ जब सीमा की अदला बदली हुई तो, है ना। सीमा से लगे हुए, चलो मेरे को बांग्लादेश से सीमा से लगे हुए राज्य बताओ। वेस्ट बंगाल, ऊपर इधर असम है, नीचे आओगे थोड़ा सा मेघालय आएगा, और नीचे आओगे त्रिपुरा आएगा, है ना, आ रहा है। हाँ, और इधर मिजोरम भी आएगा यहाँ पर। इतने राज्य भारत के बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए। सिक्किम लगा कि नहीं लगा? क्योंकि वो बीच में बंगाल ऐसे चिकन नेक आ जाता है, बंगाल का क्षेत्र। अच्छा, इसमें से कोई एक राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेट मी कंफर्म। Borders of Indian states altered due to 100th Constitution Amendment Act 2015. अरे साला, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बता रहा। दिया भारत जब ये भूमि का अदला बदली हुआ तो कौन कौन से राज्यों की सीमा में परिवर्तन हुआ? एक राज्य है कोई, वो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ जो नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है अभी बता दे। इसका उत्तर भी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। हाँ ठीक था। वो सबसे कोना जो मिजोरम है ना, बस उसका नहीं बता, है ना। देखो एक फैक्ट लिखो, मतलब इस भूमि समझौते के तहत भारत के 4 राज्यों की सीमा बदलना पड़ा। वो कौन कौन से राज्य हैं? ये वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ऐसे याद रहेगा आपको ना, कौन सा छूटा सबसे नीचे वाला, ऐसे याद रहेगा। ऊपर के ये 4, इन राज्यों की सीमा में बदलाव हुआ, क्योंकि भाई जो बांग्लादेशी बस्तियां इधर बस गई थी उनको दे दिया हम लोगों ने, बांग्लादेश को दे दिया ना। तो इस प्रकार से भाग 1 खत्म।